और देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मांडवी के निधन के बाद खाली हुई कांकेर जिले की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार जारी है। 5 दिसंबर को मतदान होना है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड में दुष्कर्म की एफआईआर के खुलासे के बाद आरोप प्रत्यारोप का अब दौर चल पड़ा है। कांग्रेस के आरोप के बाद झारखंड पुलिस नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कांकेर पहुंची, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ब्रह्मानंद तक पूछताछ नहीं कर पाई। ये मामला 2019 का है। झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ में घेरा डाले बैठी हुई है। 2019 में हुए बलात्कार के मामले की उसे अब याद आई है। भानु प्रतापपुर से बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम से इस मामले में पूछताछ होनी है, लेकिन वो नोटिस मिलने के बाद भी नहीं पहुंचे। तेलको थाना कांड संख्या 84-19 के अनुसंधान के क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं जी, उसी के अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई? इसमें किसी गिरफ्तारी थी सर? गिरफ्तारी कुछ अभियुक्त हैं, इसमें उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं, प्रयास जारी है। वहीं नेताम का कहना है कि उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र रचने में महारत हासिल किए हैं और उनके बारे में और मैं क्या कहूँ। तो आप यहीं थे प्रचार में? क्षेत्र में भानु प्रतापपुर विधानसभा छोड़ के मैं कहीं गया नहीं। समय कहाँ है, 4 दिन ही बाकी है हमारे, तो ये इसलिए हम लोग धुआंधार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। चाल चरित्र की बात करने वाली बीजेपी पूछ रही है, मामला 2019 में दर्ज हुआ तो अब तक पुलिस कहाँ थी? वहीं कांग्रेस कह रही है बीजेपी गंभीर मामले में भी राजनीति कर रही है। प्रकरण 2019 का है, तो झारखंड की पूरा जो झारखंड का पुलिस महकमा है क्या कर रहा था इतने दिन तक? अगर हमारे प्रत्याशी श्री ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर इस प्रकार के अगर कोई आरोप हैं तो इस 3 साल में ना तो उनको कोई सम्मन जारी हुआ, यह आरोप सिर्फ ब्रह्मानंद नेताम पर नहीं है, पूरे सर्व आदिवासी समाज पर है। जो एफआईआर हुई है वो झारखंड में हुई है और जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री थे, उस समय की घटना है और उस समय का एफआईआर हुआ है, तो उसमें हम कहां पर आ जाते हैं। दुष्कर्म के आरोपी भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड पुलिस कांकेर में कैंप कर रही है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी तो दूर, उनसे पूछताछ भी पुलिस नहीं कर पाई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड पुलिस कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर काम कर रही है, क्योंकि पॉस्को एक्ट के तहत त्वरित कार्रवाई करने के प्रावधान हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई के खार में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही कोरियन महिला ब्लॉगर से छेड़खानी हुई, इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद मुंबई की खार पुलिस ने खुद आगे आकर धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया। वीडियो में दिख रहे दोनों ये युवक, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के नाम मोबिन चांद, मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब अंसारी हैं। दोनों ही बांद्रा पश्चिम में रहने वाले। हिंदुस्तान आई वीडियो ब्लॉगर जब मुंबई के खार इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी एक युवक ने आकर पहले उसका हाथ पकड़कर खींचा, फिर किस करने की कोशिश भी की। महिला के मुताबिक वो किसी तरह उनसे पिन छुड़ाकर निकल पाई। I didn't really know what to do. उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अकेली थी, 2 लड़के थे जो ऐसा कर रहे थे, लेकिन मुझे इसे बड़ा नहीं बनाना था, तो मैं अपने होटल की ओर तेजी से बढ़ने लगी। जब मैं जाने लगी तो वो मोटरसाइकिल से मेरा पीछा करने लगे और मेरा मोबाइल नंबर मांगा। They started to follow me with their motorcycle, and then they asked me my phone number. मंगलवार रात को हुए उस छेड़खानी का वीडियो जैसे ही पीड़िता ने ट्वीट किया, वीडियो वायरल हो गया। मुंबई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खुद होकर मामला दर्ज किया और दोनों मंचलों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोबिन चांद, मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब अंसारी दोनों बांद्रा पश्चिम के रहने वाले हैं। जिस महिला के साथ ये घटना घटी, उनसे संपर्क किया, लेकिन वो महिला मनस्थिति ठीक न होने के कारण वो बाद में आएंगी, बाद में शिकायत करेंगी, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये घटना गंभीर होने के कारण खार पुलिस स्टेशन के निर्भया स्क्वाड के महिला कर्मचारी के शिकायत पे शासन की तरफ से इसमें एफआईआर दाखिल हुई और आगे के इन्वेस्टिगेशन में खार पुलिस स्टेशन में इसमें जो युवक थे उनको अरेस्ट किया और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन खार पुलिस स्टेशन कर रही है। पुलिस की तत्परता पर पीड़िता ने खुशी जाहिर की और बताया कि दूसरे देशों में भी उसके साथ ऐसी हरकतें हुई हैं, लेकिन वहां की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
Actually, I feel very appreciated because these things happen in other countries. ऐसा दूसरे देशों में भी होता है। उस दौरान मैं कुछ नहीं कर पाई थी, पर यहाँ सौभाग्यवश ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की। मेरे भारत के दोस्त ने पुलिस को ट्वीट किया, जिन्होंने फौरन कार्रवाई की। मैं मुंबई पुलिस की सराहना करती हूँ। Take action very fast, quickly. So I feel very appreciated. कोरियाई महिला वीडियो ब्लॉगर के साथ छेड़खानी की इस वारदात ने मुंबई शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ गया है। This incident, I'm really shocked because it's like nearby. Actually, ये सब जानने के बाद फिर ऐसा लगता है कि even we are not safe. अगर हम शाम को घर पे जाते हैं, अगर स्काई वॉक से स्टेशन के साइड से जाते हैं, तो लड़के आदमी होते हैं ना बहुत टची होने की कोशिश करते हैं कि क्राउड प्लेस है, पता नहीं चलेगा, तो बहुत ज़्यादा स्पेशली इन ट्रेन्स एंड ऑल। ट्रेन के अंदर आपको ये टाइमिंग क्या होती है जिस वक्त आपको लगता है कि ऐसा कुछ? इवनिंग आफ्टर 6 or 7 तभी जब बहुत क्राउड होता है तो पता नहीं चलता है, सब साथ में आते जाते हैं ना, तभी होता है। तो ये आप लोग पहले से एक्सपीरियंस कर रहे हैं या अभी हाल के दिनों में आपको लगने लगा है कि ऐसा हो गया है शहर? पहले से ही चल रहा है ये सब ऑलमोस्ट। इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री समवेयर देयर इज ऑलवेज सम पर्सन लुकिंग एट अ गर्ल। ये एक अच्छी बात है कि इस मामले में कार्रवाई हो गई, लेकिन इस तरह से विदेश से आई महिलाओं के साथ जो अगर यहाँ के कुछ लोग मन चले इस तरह की हरकत करेंगे तो इससे शहर की छवि खराब होती है, देश की छवि खराब होती है। इससे ज़रूरत है ऐसे लोगों को बहुत ही कड़ी सजा देने की, सबक देने की, ताकि आगे से कोई इस तरह की हिम्मत न करे और कोई भी हो, शख्स महिला हो पुरुष हो, वो शहर में बिना किसी डरे निर्भयता के साथ चल फिर सके और अपना काम कर सके। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपको बता दें कि आफ्ताब का आज पोस्ट नार्को इंटरव्यू होना है, क्योंकि उसका नार्को टेस्ट कल हो चुका है। ऐसे में अब जांच अधिकारी जेल जाएंगे और आफ्ताब से मुलाकात करेंगे। गुरुवार सुबह 9:30 बजे दिल्ली पुलिस आफ्ताब को भारी सुरक्षा में नार्को टेस्ट के लिए अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंची। आफ्ताब का नार्को टेस्ट लगभग 2 घंटे चला, जहां उससे श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े अहम सबूतों के बारे में पूछा गया। मसलन हत्या के बाद चाकू कहां फेंका, श्रद्धा का सिर कहां फेंका, आफ्ताब क्या पहले भी श्रद्धा को यातना देता था। नार्को के बाद आफ्ताब को 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। आफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर के यहां से निकल गई है। लगभग 5 लोगों की टीम ने ये नार्को टेस्ट किया, जिसमें जो यहां के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर नवीन, उनकी अध्यक्षता में ये हुआ। इसमें साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट थे, 2 वीडियोग्राफर्स थे, जिनकी निगरानी में पूरा नार्को टेस्ट हुआ है। अब 3 दिन बाद आफ्ताब को पोस्ट नार्को के लिए ले जाया जाएगा। जब हेल्थ के सारे पैरामीटर ठीक होते हैं तभी ये टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट कंडक्ट हो गया है ठीक से, बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो पोस्ट नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को के दौरान आफ्ताब को नार्को के दौरान दिए गए जवाबों के बारे में बताया जाएगा। अगर आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में दिए गए जवाबों में अंतर होगा तो उससे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से एफएसएल के एक्सपर्ट इंटरैक्शन भी करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के नार्को टेस्ट का पोस्ट नार्को टेस्ट एक एसेंशियल पार्ट होता है और इसके बिना किसी भी सब्जेक्ट का नार्को टेस्ट अधूरा माना जाता है। सूत्रों ने बताया कि नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उसने कई जवाब अंग्रेजी में दिए और कुछ का जवाब देने में थोड़ा समय लगाया। वह कई सवालों पर चुप रहा। जब टीम ने बार बार सवाल किया तब उसने जवाब दिया। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब एयरपोर्ट पर एंट्री में समय नहीं लगेगा। फेस डिटेक्शन सिस्टम की तकनीक के दम पर एयरपोर्ट पर चंद सेकंड्स में एंट्री मुमकिन हो पाएगी और इस सुविधा की शुरुआत दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कर दी गई है। बस आपको इसके लिए डिगी यात्रा ऐप डाउनलोड करना होगा। फेस डिटेक्शन मशीन के सामने चेहरा दिखाइए और झट से एयरपोर्ट में एंट्री पाइए। न लाइन और न ही अपनी बारी का इंतजार। सुरक्षा अधिकारी को न बोर्डिंग पास दिखाना है और न ही अपनी कोई पहचान दिखानी है। बस एयरपोर्ट पर लगी मशीन में डीजी ऐप के क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और एंट्री लीजिए। ये पूर्ण रूप से डिजिटाइज है और आपके आधार डिटेल्स के साथ पूर्ण रूप से सिंक्रोनाइज है।
गेट पर सुरक्षा अधिकारी तो होगा, लेकिन आपकी एंट्री में उसका कोई दखल नहीं होगा। बस ऐप को आधार से लिंक करना है, अपनी एक फोटो खींचनी है और बोर्डिंग पास को स्कैन करना है। आज 3 एयरपोर्ट दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की है। बैंगलोर, वाराणसी एंड दिल्ली। बदलते वक्त में कतार और भीड़-भाड़ से बचाने को लेकर तकनीक का यह सहारा मुसाफिरों के लिए सुविधा की एक नई सौगात है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।